मरे हुए लोग धीरे धीरे फिर से जिंदा होने लगे। उन्होंने फल एजेंसी से शुरुआत की और अपने असली मकसद से बाहर निकल आए। किसी को नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है और ना ही कोई ये बता सकता कि वो आम इंसानों से कैसे अलग हैं। एक शांत सा नजारा जिसने अनजाने में इन जिंदा हुए लोगों के पीछे छुपे चौंका देने वाले राज को खोज निकाला। इंसानी दुनिया अब अमर सेना के हमले की कगार पर खड़ी है। स्वागत है आपका 2025 में रिलीज हुई नई सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज पुनर्जन्म में। एक दूर दराज छोटे शहर के शवगृह में एक शवदाहक कर्मचारी का इंटरव्यू लिया जा रहा है जो हर दिन शवों को पीछे मौजूद भट्ठी में डालता है। खूबसूरत महिला रिपोर्टर के सामने शवदाहक कभी कभार मजाक भी कर लेता है। बस तापमान सही सेट कर दो और 40 मिनट में मिल जाएगी हड्डियों की एक डिब्बी। महिला रिपोर्टर थोड़ा असहज हो जाती है और मुस्कुराकर सवालों से बचने लगती है। तभी शवदाहक मशीन से अचानक बीप बीप की चेतावनी आवाजें आने लगती हैं। दोनों चौंक कर उस तरफ देखते हैं। धातु के बॉक्स के अंदर से भारी टकराने की आवाजें आने लगती हैं और फिर धीरे धीरे दर्द से भरी चीखें। महिला रिपोर्टर डर के मारे चीखने लगती है। शवदाहक घबराकर कंट्रोल पैनल पर बेतरतीब तरीके से बटन दबाता है। एक जोरदार धमाके के साथ भट्ठी का लोहे का दरवाजा जोर से खुल जाता है और आग की लपटों में लिपटी एक परछाई बाहर आ जाती है। उसके जलते हाथ इधर उधर लहरा रहे हैं। वो चिल्लाता हुआ इधर उधर दौड़ने लगता है। और भी चौंकाने वाली बात यह है, जहां बाकी लाशें रखी गई थीं, उन फ्रीजर बॉक्सों से भी एक के बाद एक आवाजें आने लगती हैं। क्या सच में ये सारी लाशें फिर से जिंदा हो गई हैं? उधर वाला बुरी तरह घबरा गया था। उसकी बातों में कोई सिर पैर नहीं था। वो अब इस हालात का ठीक से वर्णन भी नहीं कर पा रहा था। उसने पुलिस से तुरंत किसी को भेजने की गुजारिश की। पुलिस अधिकारी डैना अनमने मन से गाड़ी लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ी। शुरुआत में उसे लगा कि ये किसी की कोई शरारत होगी, लेकिन तभी सामने एक परछाई लपकी। डैना का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि एक पूरा का पूरा जला हुआ आदमी दौड़ता हुआ भाग गया। डैना जल्दी से गाड़ी से उतरती है और देखती है कि कब्रिस्तान अब भीड़ से भर चुका है। कई स्थानीय लोग हैरानी में कब्रों से निकलकर बाहर आ रहे थे। डैना बस स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई और देखते ही देखते 35 दिन बीत चुके थे। सरकार ने लंबी निगरानी और मूल्यांकन के बाद इन अवतारी लोगों पर लगी अनिवार्य क्वारंटीन की नीति हटा दी थी। ये लोग अब भी वैसे ही दिखते थे जैसे अपनी मौत से पहले। उनका व्यवहार भी बिल्कुल सामान्य था, यहां तक कि वो अपनी मौत के समय का अनुभव भी साफ साफ बयान कर सकते थे। अगर कोई पुनर्जीवित व्यक्ति चाहे तो वह फिर से अपने घर और पुराने काम में लौट सकता था, लेकिन सावधानी के तौर पर शहर के सारे प्रवेश और निकास द्वार पूरी तरह सील कर दिए गए। चाहे वो जिंदा इंसान हो या पुनर्जीवित, कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकता था। अब तक सरकार ने कुल 47 पुनर्जीवितों की पुष्टि की थी और हर एक पुनर्जन्म दिवस से ठीक 2 हफ्ते पहले मरा हुआ निवासी था। हालांकि इन लोगों के लिए एक सामान्य जिंदगी में वापस लौटना इतना आसान नहीं था। शहर के बच्चे तो इनसे और भी ज्यादा डरने लगे थे। एक 10 साल की लड़की जो फिर से जिंदा हुई थी, वो पुलिस अधिकारी डैना के बेटे की ही क्लासमेट थी। क्लास के सभी बच्चे उससे दूरी बनाते थे और उसे पीछे से भूतनी कहकर बुलाते थे, लेकिन डैना का बेटा इससे जरा भी नहीं डरता था, बल्कि वो तो इस बात से खुश था कि वो लड़की दोबारा क्लास में आ गई है। पर बड़ों का डर भी कुछ कम नहीं था। कई लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि जो लोग कभी दफनाए या पोस्टमार्टम किए जा चुके थे, अब दोबारा सड़कों पर चल रहे हैं। यहां तक कि एक बुजुर्ग विधवा औरत पुलिस स्टेशन आकर पूछती है, क्या उसका पति भी बाकियों की तरह वापस लौट सकता है? पुलिसकर्मी हर दिन इन बातों से परेशान हो चुके थे। तभी एक दिन डैना को एक कॉल आता है। किसी ने सड़क किनारे एक मरा हुआ घोड़ा देखा था। डैना तुरंत मौके पर पहुंची। वो घोड़े के शव की जांच करने के लिए झुक गई और देखा कि घोड़े की गर्दन पर गहरे काटने के निशान थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे फाड़ दिया हो। थोड़ी दूर पर गाड़ी के टायरों के निशान और मौत के संकेत मौजूद थे। तभी पास की झाड़ियों से कोई हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। डैना सतर्कता से आगे बढ़ी और देखा कि एक कठोर हो चुका भेड़िए का शव बर्फ में पड़ा हुआ था। उसके पास कुछ इंसानी दांत भी बिखरे हुए थे। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद डैना को उसके पिता, जो खुद पुलिस प्रमुख थे, अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहां एक अजनबी अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। यह था डॉ लामिंग, जो रोग नियंत्रण केंद्र से आया था और अब मृतकों के पुनर्जीवन की घटनाओं की जांच कर रहा था। उनकी रुचि केवल इसके खतरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें छिपे व्यावसायिक फायदों को भी टटोला जा रहा था। डैना ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो तुरंत विषय बदलती है और सड़क किनारे मरे मिले घोड़े का जिक्र करती है। लामिंग बताते हैं कि उस घोड़े को पहले ही जांच के लिए केंद्र भेजा जा चुका है और अगली सुबह तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी।
जैसे ही अगली सुबह होती है, डैना बेसब्री से रोग नियंत्रण केंद्र की लैब पहुंचती है। डॉन लामिंग गंभीर स्वर में बताता है कि घोड़े की गर्दन के घावों में कुछ इंसानी दांत फंसे हुए थे। डैना को तुरंत याद आता है कि उसने बर्फ में कुछ दांत पाए थे। वो उन्हें तुरंत तुलना के लिए डॉक्टर को सौंप देती है। जांच के बाद यह पुष्टि होती है कि वे दांत घोड़े की गर्दन में पाए गए दांतों से पूरी तरह मेल खाते हैं। डैना एकदम सन्न रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि इसका मतलब क्या है। लामिंग थोड़ी देर सोचता है, फिर तय करता है कि डैना को एक अभी तक गोपनीय खोज के बारे में बताना चाहिए। वह बताता है कि पुनर्जीवित लोगों के शरीर की संरचना में अद्भुत पुनरुत्थान क्षमता होती है। किसी भी घाव को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह भर सकते हैं। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग कभी भयंकर चोटों या लाइलाज बीमारियों से मरे थे, अब वो लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके कोशिकाओं को किसी रहस्यमयी शक्ति ने फिर से गढ़ा है, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार शरीर को ठीक करती रहती है। डैना अब डॉक्टर की बात पूरी तरह समझ जाती है। घोड़े को मारने वाला शायद कोई पुनर्जीवित व्यक्ति ही था। उसके दांत अगर टूट भी गए हों तो भी वो फिर से उग सकते हैं। इसलिए घटनास्थल पर एक जैसे दांतों का पाया जाना संभव है। डैना को मृत घोड़े के पास मिले टायरों के निशान याद आए। उसने अंदाजा लगाया कि किसी ने जानबूझकर जानवर की लाश को जंगल में फेंका होगा ताकि सबूत मिटाया जा सके। तभी उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल आया। सरकारी रजिस्टर में दर्ज 57 पुनर्जीवित लोग शायद सिर्फ हिमशिला की ऊपरी परत हैं। इस छोटे से कस्बे में कुल 45,000 निवासी हैं। संभव है कि कई और लोग अंधेरे कोनों में छिपे बैठे हों, जो मृत्यु और जीवन की सीमाएं पार कर चुके हों। शुक्र है कि डॉ लामिंग को घोड़े की लाश से एक लोहे की पटरियों में लगने वाली कील मिली थी, जो शायद पुनर्जीवित इंसान के ठिकाने तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। पुलिस के रिकॉर्ड में बड़ा दाढ़ी वाला मीलर वही एकमात्र पुनर्जीवित था जिसका आपराधिक रिकॉर्ड था। ये वही अपराधी था जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी और जो जेल में स्ट्रोक आने से मर गया था। लेकिन पुनर्जीवन दिवस के दिन वो अचानक फिर से जी उठा। कोई नहीं जानता कि वो उसके बाद कहां चला गया। डैना को शक हुआ कि जंगल में मिला मरा हुआ घोड़ा शायद मीलर से जुड़ा हो सकता है। उसी रात वो लोहे की पटरियों के किनारे किनारे उसका सुराग ढूंढने निकल पड़ी। पहाड़ी के बीचों बीच उसे एक पुराना जर्जर लकड़ी का केबिन दिखाई दिया, जिसके सामने जलती अंगीठी यह साबित कर रही थी कि कोई वहां रह रहा है। डैना पूरी सतर्कता के साथ धीरे धीरे उस केबिन की ओर बढ़ी। वो अभी आसपास का जायजा ही ले रही थी कि अचानक पीछे से कोई परछाई उभरी। वो कोई और नहीं बल्कि वही अपराधी मीलर था जिसकी उसे तलाश थी। डैना ने मौका नहीं गंवाया। एक झटके में उसने मीलर का हाथ फंसाकर उसे जमीन पर गिरा दिया और हाथ को जाल में दबोच दिया। जब मीलर दर्द में चिल्लाया और दया की भीख मांगने लगा, तब जाकर डैना ने उसका हाथ आजाद किया। मीलर के जख्म आंखों के सामने ही तेजी से भरने लगे, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मीलर ने जिद पकड़ी कि उसका मरे हुए घोड़े से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये भी दावा किया कि उसके दांत कभी टूटे ही नहीं। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मीलर ने डैना को एक संकेत दिया। कुछ दिन पहले उसने जंगल में एक लाल रंग की पिकअप ट्रक देखी थी, जिस पर एक नीली वाटरप्रूफ तिरपाल ढकी हुई थी। आगे की जांच के लिए डैना ने अपने बेटे को उसके दादा यानी पुलिस प्रमुख के पास छोड़ दिया। पुलिस प्रमुख, जो खुद थोड़ा व्यंग्य करता है, बोलता है, अगर तुम्हारे पास इतना वक्त है तो कभी अपनी बहन की भी खबर ले लिया करो। वो कई हफ्तों से स्कूल से घर संपर्क नहीं कर रही है। डैना ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसे सड़क किनारे एक बेंच पर अपनी बहन दिखाई दी। एमी बहुत उदास लग रही थी। डैना ने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी बहन का ब्रेकअप हो गया है। एमी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड का रवैया उसके प्रति काफी ठंडा हो गया था। कल दोनों की मुलाकात सड़क किनारे होनी थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वादा तोड़कर नहीं आया। डैना ने अपनी बहन को समझाया कि दुनिया वहीं खत्म नहीं होती। 10 साल पहले उसका भी बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया था। अब वो अकेले अपने बेटे के साथ बिल्कुल ठीक ठाक जिंदगी जी रही है। इसी बीच जब दोनों आपस में बातें कर रही थीं, डैना की नजर सड़क किनारे खड़ी एक लाल पिकअप पर पड़ी। ये वही गाड़ी थी जिसका जिक्र मीलर ने किया था। ऊपर वही नीली वाटरप्रूफ तिरपाल ढकी थी, और सबसे हैरानी की बात, उस तिरपाल पर लाल रंग के खून के धब्बे थे। उसी वक्त एक बुजुर्ग जोड़ा पास के फार्म हाउस से बाहर आया। दोनों मुस्कुराते हुए बोले कि वो पिकअप उनकी ही है, पर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी कोई मरा हुआ घोड़ा नहीं देखा। अचानक फार्म हाउस के अंदर से एक जोर की आवाज आई और उस जोड़े की मुस्कान एकदम जम सी गई। डैना को शक हुआ और दोनों के मना करने के बावजूद वो फार्म हाउस के अंदर जांच करने चली गई।
उसी समय जो पुलिस प्रमुख अपने नाती की देखभाल कर रहा था, उसे एक इमरजेंसी कॉल मिला। उसके पड़ोसी के घर से लगातार अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पुलिस प्रमुख के पास और कोई विकल्प नहीं था। वो खुद वहां जांच करने गया। रवानगी से पहले उसने अपने नाती को कई बार ताकीद की कि वो गाड़ी में ही बैठा रहे और कहीं न जाए। उसने दरवाजा खटखटाया और पता चला कि उस घर का मालिक एक पुनर्जीवित व्यक्ति था। पुलिस प्रमुख ने उस आदमी के काले गंदे हाथों को गौर से देखा और बुजुर्ग महिला के रोकने के बावजूद वो घर के अंदर चुपचाप दाखिल हो गया। अंदर की हवा में नमी और सड़ांध की तेज बदबू फैली थी। डाइनिंग टेबल के पास एक सड़ी गली लाश बैठी थी। असल में वो बुजुर्ग महिला चाहती थी कि उसका मरा हुआ पति फिर से जी उठे, इसलिए उसने कब्र से उसकी लाश निकालकर घर में ही बिठा रखा था। पुलिस प्रमुख ने इस विचलित कर देने वाली स्थिति की रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय भेज दी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि गाड़ी में बैठा उसका नाती गायब था। उधर डैना अब तक उस अंधेरे फार्म हाउस के अंदर पहुंच चुकी थी। धूल से सनी जमीन पर कुछ पीले से गिरे हुए इंसानी दांत पड़े थे जो उसे कहीं देखे हुए लग रहे थे। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी नजर ऊपर छत की कड़ी पर पड़ी, जहां एक परछाई जैसी आकृति चुपचाप बैठी थी। तभी अचानक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। डैना ने झटके से पीछे पलटकर देखा। उसने अपनी आंखों से देखा वो बुजुर्ग महिला अपने ही दांत एक एक करके तोड़ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो टूटे हुए दांत कुछ ही पलों में फिर से उगाए, जैसे किसी जंगल में फिर से कोंपलें फूटती हैं। फार्म हाउस का वो दंपति चीख चीख कर मां कहकर उस पागल महिला को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल महिला ने गुस्से में आकर मालकिन को पकड़कर हवा में उछाल दिया और उसके सिर का पिछला हिस्सा सीधा दीवार पर टंगे एक लोहे के कील में फंस गया। डैना ने तुरंत गोली चलाई, जिसकी आवाज सुनकर गाड़ी में बैठी उसकी बहन एमी चौंक पड़ी, लेकिन वो पागल महिला अब भी काबू से बाहर थी। उसने मालिक को खींचकर बाहर फेंक दिया। डैना नीचे गिरी अपनी बंदूक उठाने ही वाली थी कि तभी एमी मौके पर पहुंच गई और मदद के लिए आगे बढ़ी। दुर्भाग्य से उसके हाथ में जो दरांती थी वो निशाने से चूक गई और वो महिला दरांती छीनकर उसे अपने ही पेट में घुसेड़ देती है। डैना की आंखों के सामने उसकी बहन खून में लथपथ गिर गई। उसे अब एहसास हुआ कि वो महिला दरांती लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। डैना ने घबराकर बंदूक की सारी गोलियां एक ही बार में चला दी, लेकिन महिला अब भी जिंदा खड़ी थी। बल्कि उसने डैना का गला पकड़ लिया और दम घोंटने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसका दम घुट जाएगा। तभी अचानक एक चमकदार तेज धार की रोशनी चमकी और महिला का सिर ऊपर से बुरी तरह फट गया। हमलावर कोई और नहीं बल्कि फिर से उठ खड़ी हुई एमी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो खुद एक छिपी हुई पुनर्जीवित इंसान है। तो ये था रिवाइवल पुनर्जीवित सीरीज का पहला एपिसोड। इस शो का कॉन्सेप्ट बेहद दिलचस्प है। लोग मरकर भी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन वो जॉम्बी नहीं है और कहानी में अब भी बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। इन लोगों की वापसी के पीछे असल वजह क्या है? क्या इनकी सेल्फ हीलिंग के अलावा कोई साइड इफेक्ट भी है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो अगले एपिसोड में भी हमसे जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।